अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है, पूरे जोश के साथ, होश के साथ। और दफ्तर में बैठ के पीछे तो मैं आगे पीछे रहा इस्लामाबाद के चक्कर और बाकी मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा पूरा प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा। बहुत अहम इशू है, मैंने गुफ्तगू करनी है और अगर आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल इस इशू पे बात होना बनती है। मैं शुरू करने से पहले बस औकात बता रहा हूँ आबिद शेर अली की। मैं नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और पख्तूनों के लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने, यानी जूते। वैसे ही अंदर से सियासी जमात यही है, ये इनका अंदर का बोलना है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना। देखिए, मैं पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में पश्तूनों के वाले से बात नहीं करता। वो लोग जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। वो ट्विटर चल रहा है, मैं वो बोलना नहीं चाहता। इसका जवाब वो इनके अपने जो एंकर हजरात हैं, आदिल शाहजेब जो जाके नवाज शरीफ से वहाँ लंदन में मिले थे, और वो जो जवाब दे रहे हैं कि आपकी ट्वीट बता रही है कि आपको नफरत ना तब्दीली से ना इमरान खान से, अलबत्ता पख्तूनों से ज़रूर है। लिसानियत के ये कीड़ा आपने ना मारा तो आप ही पार्टी को नाकाबिले तलाफ, आप ही की पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। ये वो कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इसकी गुफ्तगू इसलिए की ज़रा आ जाए। एक और इशू है कि नवाज शरीफ किस तरह फौजी जर्नलों के हवाले से, मैं वो आज बात करनी थी, लेकिन मैं कल के प्रोग्राम में मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा, देखिएगा ज़रूर। अब जो मैंने आपके सामने इशू रखना है ना, वो बहुत ज़रूरी है और मैं क्रेडिट दूंगा अकरम राई साहब को। ये कल का गया है, मैंने कल प्रोग्राम करना था, चूंकि मैं कल लाहौर नहीं था, मैं नहीं कर सका इस पर, लेकिन मैंने कल पे करना। ट्विटर और आप सुबह प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो अपना नहीं मैं कर सका। एक दिन पहले भी, दो दिन बेसिकली अगर देखा जाए। अब जरा सुनिएगा, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है। अगर भारतीय शहर हरिद्वार की बजाय ये मकाम वाना होता, तालिबान से गैर मुसलमानों के खिलाफ हलफ लिया जा रहा होता, तो मलाला यूसुफजई से हुसैन हक्कानी और बीबीसी से वॉइस ऑफ अमेरिका तक एक हिजान पैदा कर देते। अब सकूत मर्ग है, क्योंकि हदफ मुस्लिम मसीहियती अकलियत और हलफ बरदार हिंदू अक्सरियत है। आप यहां से अंदाजा लगाएं। और जो कुछ कहा उन्होंने, हलफ डूब मरने का मकाम है आरएसएस के हवाले से। कोई यहां बोला किधर की आसमान जहांगीर फाउंडेशन करती ना कि यहां पर अभी पता लगता कि जनाब इस पे उन्होंने बहुत बड़ी। और कहां गए वो पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़, कहां गया आमिर मीर? खुदारा शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, यानी कहां गए? किसी ने आवाज उठाई है अगर? और मैं माजरत के साथ, मैं 2 दिन लगा दिए, मैं नहीं बात करने में, मैं माजरत कर रहा हूं आपसे। लेकिन ये आज चूंकि मेन मीडिया स्ट्रीम पे भी ये बात हो रही है, लेकिन मैं किसी और एंगल से उनका चेहरा दिखाना है। इसके साथ मैं एक और चीज मिलाऊंगा आपके साथ, पहले जरा वो सुन लीजिएगा। सुनाना इसलिए जरूरी है, इनका चेहरा नंगा हो। और मैं डिमांड करूंगा मौजूदा हुकूमत से, नजम हसन बाजवा जो हमारे दोस्त हैं, उन सबका जो अपना जी चैनल डिलीट कर दिया गया है, जो मोदी की शक्ल दिखा रहे हैं। और यहां हमारे यहाँ आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया के अंदर इमरान खान और बाकी गवर्नमेंट के बारे में क्या बात होती, क्या यहां से किसी ने आवाज उठाई इस हवाले से? और ये तो दोहरा चेहरा है ना, जो इनकी मर्जी की चीजें हो वो चलती रहे। और आपको पता है कि हिंदू नवाज जो है ना, हमारे यहाँ बहुत बैठे हुए हैं ना, कोई वो चाहे नरेंद्र मोदी की शक्ल में आ जाए घर, वो आ जाए सज्जन जताल की शक्ल में आ जाएं, या उमेटल की शक्ल में आ जाएं, ये उनको बड़ी तारीफें करते हैं ना। और आपके सामने है ना, अजमल कसाब के मामले में क्या किरदार अदा किया, ये सारी रियलिटीज है आपके सामने। और हम फिर भी इनको उठाकर रखे हुए हैं, जो जाके जिनका ओढ़ना बिछोड़ना कारोबारी जवाबत इन लोगों से है। जरा ये सुन लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हम सब शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए
जी ये नफरत सुन ली आपने, पाकिस्तान में कोई आवाज सुनी, पूरी दुनिया में आवाज सुनी, डिमांड है यहां, कहां है आवाज, कहां है अक़वाम मुत्तहिदा, कहां है वो सो कॉल्ड जो है ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशन। चलें आगे चलते हैं मैं लेकर, और वो ट्वीट भी चल रहा होगा, और वो खास तौर पर है ना, वायर ने कोई कॉपीराइट का आ ना जाए, मैं कोशिश करूंगा कि टीम को कहूंगा उसे चल जाए। हाउ डज इट फील टू द मुस्लिम इन मोदी इंडिया? इट्स टेरेबल। In an interview with Karan Thapar, former Jammu and Kashmir CM Farooq Abdullah broke into tears, aankhon mein aansu, discussing his fears of the fate of the country and the need of opposition to unite against the BJP. यानी वो अगर हमारे यहाँ बीजेपी के बारे में बता देना, मैं कह रहा हूं आपको, वो किधर गई है आसमान जहांगीर फाउंडेशन को बीजेपी के बारे में बातें आपने सुनी थी कोई? इन्होंने अगर किए सेमिनार, इन्होंने उल्टा उन लोगों को बुलाया जो पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे थे। और फारूक अब्दुल्ला का चेहरा देखिएगा, आंसू रो रहा है, और वो आयत भी गलत पड़ गया, तो इज़्ज़ो मंतशा तुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर। रब पाक इज़्ज़त और ज़िल्लत के हवाले से जो बात है, फिर उसकी आंखों में आंसू, तुम्हें याद नहीं आया, तुम वो भूल गए हो, तुम ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। अंग्रेज़ी में अक्सर यही है कि अब इन्हें परेशानी है, अब रब पे यकीन आ रहा है, जो इतना हाल जो आप लोग अपना टूल बने रहे उनका, इंडियंस का, कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट में, आज किस मुंह से बात करते हैं? आपको तो चाहिए था खुल के सामने आते, आप उठ के आए सामने, अगर वाकई कश्मीर की जंग नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर, मैं इसको आगे मिलाऊंगा सुनने का, कि अब इंडिया की बर्बादी करीब है, याद रखिएगा। और इसको मैं जोड़ूंगा गजवा हिंद से। पहले जरा अंग्रेजी में है, ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दी है, जरा सुनिएगा। What does it feel like to be a Muslim in India today? Taunted by the BJP, attacked by vigilantes, the silent majority you believe supports you but it keeps silent. What does it feel like to be a Muslim in Modi's India? It feels terrible. But that Muslim who has faith in Allah is not afraid. I'm not afraid. Because I know death is not in their hands. وَإِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَالذِّلُّ مَنْ تَشَاءُ. I am the one who will give you honor, and I am the one who will give you dishonor. I am the one who feeds you. I will feed you. Hold my rope strongly. I hold Allah's rope strongly, that He will take us out of this tragedy. Moses will be born. There was Pharaoh, who called himself God, built his own temples, used Bani Israel, who believed in Allah, and tortured, like Muslims are being tortured today. He said Moses, he was born to a Muslim family. Pharaoh's wife saw this child's cry when he was killing all the children because he had told him that boy will be born who will destroy you. In that very house, Moses grew. And when he grew, God sent him back and said, Moses, now go, tell him that I am God, you are not God. And when he didn't listen, what did Moses do? He said, Moses, take your people away. There was sea in front. And he said, now put your stick before the sea. Sea divided. And Pharaoh and all his army blew. God gave Moses the vision to take the people to another country. He will create another Moses, you be sure about it. जी आपने करण थापर को और जो गुफ्तगू हुई फारूक अब्दुल्ला के साथ वो सुन ली। अब मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ गज़वाए हिंद, और वो चीज़ें शॉर्ट पे जो मेरी सोशल मीडिया टीम चला देगी। कश्मीर मैंने आपको पहले भी कहा था आज़ाद नहीं होना, अगर आज़ाद होना होता तो पहले दिन आज़ाद हो जाता। अब जो गज़वा हिंद की इब्तिदा होनी है उसके लिए इंडिया तैयारी करे, टुकड़े टुकड़े होना है इंडिया ने, याद रखिएगा। यहाँ ये जो यहाँ पर इंडिया का बयानिया लेकर चल रहे हैं इन्हें पता लग जाएगा सारा। और यहीं पर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कश्मीर के हवाले से और गज़वा हिंद के हवाले से, हमारे बैकग्राउंड पे वो सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं आपके सामने इसलिए रखूंगा ताकि आप देख लें, आपको समझ आ जाए
जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब इस बारे में क्या कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जिहाद हिंद के हवाले से क्या आजकल का वो जिहाद किस दर्जे में है। देखिए, हुजूर की हदीस में दो जिहाद एक हदीस में जमा किए गए। इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत के दो लश्कर ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने आग से छुटकारा दे दिया। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक लश्कर वो होगा जो हिंद पर हमलावर होगा, और दूसरा लश्कर वो होगा कि जो हजरत ईसा का साथ होकर और दज्जाल से जंग करेगा। एक हदीस में इन दोनों को जमा होने से जो नतीजा मैं निकालता हूं वो ये कि वो उस वक्त होगा कि जब के कहीं इस्लामी खिलाफत का निज़ाम कायम होकर फिर दाएं बाएं जो है उसकी तौसी का मरहला आएगा। जैसे कि जजीरा नुमाए अरब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माहू सहाबा किराम की जिद्दोजहद से और जिहाद के इन सारे मरहलों से गुजर के दीन कायम हो गया, खिलाफत का निज़ाम बर्पा हो गया। अब वहां से फौजें निकली दाएं बाएं और सीधे शिमाल की तरफ, दाईं तरफ इराक से होते हुए ईरान और दूसरे और मशरिक की तरफ मगरिब में जो है शाम से होते हुए मिस्र और लीबिया और बहरे ओकियानूस तक, और एक शिमाल में सीधा जो है कॉकेशिया की तरफ। ये तीन लश्कर निकले थे। इसी तरीके से गुमान गालिब ये है कि अल्लाह करे, बात बड़ी दूर की मालूम होती है। गुमान ये है कि हिंद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुत्तहिद होकर एक मुल्क बनेंगे इंशाअल्लाह, और यहां खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का निजाम कायम होगा। फिर यहां से मशरिक की तरफ हिंदुस्तान और यहीं से फिर मगरिब की तरफ वो मामला हो जाएगा जो हुजूर ने फरमाया कि यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बेलिया। खुरासान के इलाके से वो लश्कर चलेंगे कि जो स्याह परचम लेकर चलेंगे और उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर दफन कर दिए जाएं। तो यरूशलेम की बाज़याफ्त भी फिर उसी वक्त होगी, हिंदुस्तान भी दोबारा फतह उसी वक्त होगा। वरना हिंदुस्तान पर तो गजवा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने भी किया था, फिर महमूद गजनवी ने भी, फिर गौरी ने भी, ये तो मुख्तलिफ गजवात होते रहे हैं। इसी तरीके से फिर जो शाह वलीउल्लाह के ज़माने में अहमद शाह अब्दाली आए, ये तो हुए। लेकिन ये एक हदीस में दोनों को जमा करना जो है दर हकीकत ये उस आखिरी दौर से मुताल्लिक है, वल्लाहु आलम। अब ये सारे हालात अगर आप देखें, आप सुनने के बाद, तो ये चीज़ें नेगेटिविटी में नहीं लेना, आपने याद रखिएगा कि मुसलमानों के खिलाफ जितना ये महाज इकट्ठा होगा, ये पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वार का 6th जनरेशन हाइब्रिड वार सबको इकट्ठा मिलाकर देखें तो ये पाकिस्तान दुश्मन जो मुखालिफ लाबियां हैं उनके दिन बुरे हैं, ये मैं बता दूं आपको। कब तक करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे। चलें ज़रा आगे चलते हैं, प्रोग्राम ज़रा लंबा हो गया लेकिन ये बड़ा ज़रूरी गुफ्तगू है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये तकरीबन 21 सफ़ों का है। हाँ, ये रिमेंबर, हाँ जी, 21 सफ़ों का ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम को, और मैंने तो या 5 इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि ये हमारे 130वें रैंक पे आपने कैसे रख दिया आपको। और मैंने वांडा सारा फोड़ दिया है और नुक्ता उठाया है कि अशरफ गनी जैसा बदनाम ज़माना सियासतदान भी इस तंजीम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का वो जो बैकग्राउंड पे उनका है ना, अपना लोगो शोगो, वो सारी चीज़ें चल रही होंगी। और मैंने जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के प्लेटफॉर्म से ये कहा है कि जो रैंकिंग में आपने किया है ना, तरीक़ाकार तलब कर लिया, क्या ऐसा तरीक़ाकार है। और मरासला भिजवाया, बड़ी डिटेल में मैंने भिजवाया, और उम्मीद है, मैंने ईमेल भी कर दिया, कोरियर भी भेज दिया उनको कि पाकिस्तान अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वो बैकग्राउंड पर आप देखेंगे, वो कई दफ़ा लोग परेशान होते हैं, वो पैसे भी काफ़ी खर्च करने पड़ते हैं लगी हुई रसीद, लेकिन पैसे मजाकन कर रहा हूँ, मजाकन कह रहा हूँ, कौन इसके लिए पैसे नहीं खर्च करने, तो क्या है। रफ़ी पाक का शुक्र है, आवाज़ तो उठाएं। कितने गए हैं सारे जिन्होंने बैठ के उस तंजीम पर आवाज़ उठाई। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मैं रोल देख लें आपके सामने, बार काउंसिल्स का देख लें, ये हमारे मुल्क की आज़ाद अदालतें हैं। आपका काम है इनको प्रोटेक्ट करना, पर हम हैं, हम करते रहेंगे प्रोटेक्ट इनको। कुर्बानियाँ भी दी हैं और कुर्बानियाँ देते रहे हैं इनके लिए। नज़र आ रहा है कौन लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और कई मामलात के हवाले से अगर आप हैरान रहेंगे, और मैंने बड़ा जिक्र किया है, वो हम न्यूज़ में शिवा यूसुफ के साथ प्रोग्राम था इस पर, बाकी किसी बड़े चैनल ने तो इसको नहीं टेकअप किया, हम न्यूज़ ने किया। मैं हम न्यूज़ को क्रेडिट देता हूँ इस हवाले से। अगर वो प्रोग्राम रिकॉर्डेड अब तक आ चुका हुआ सुबह की वीडियो से पहले, तो वो बैकग्राउंड पे मैं साथ उतना पोर्शन में चलवा दूंगा, इसलिए मैंने कहा था प्रोग्राम लंबा होगा। लेकिन मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर रोमांडा जो है उसका ये पैरा नंबर 7 के अंदर लिखा है, वो 42 नंबर पे, रोमानिया को 41 पे, कोलंबिया को 86 पे। वो वहाँ तो क्रिमिनल सारे रहते हैं और वो 86 के ऊपर है। इंडिया को 79 रैंक पे किया। आप वायलेशन देखें बुनियादी हकूक़ की सारी, क्या लेटर भी ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा।
ईमेल भी किया, वो ईमेल का भी शॉट जो है ना वो भी बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा। और आपने और कई ऐसे बाद ममालिक से आपने नीचे रखा है जिनका अदालती निज़ाम दीमक ज़दा है। बड़ी क्लैरिटी का सजा याफ्ता मुलजमान जो है ना, मफरूर सियासतदान और एंटी स्टेट अफराद जो जुडिशल सिस्टम के खिलाफ एक प्री प्लान एजेंडा कर रहे हैं। और मैंने वजह बताई थी आपको कि नवाज शरीफ की अपीलों का मेरिट का केस लड़ने की बजाय कभी ऑडियो लीक कर दे, कभी वीडियो लीक कर दे, फिर आसमान जहांगीर के नाम पर वो बैठकर एक सेमिनार कर दें जहां अदलिया को हरवे तनकीद, फिर वो अली अहमद कुर्द आके जिसके अपने केसेस कोई नहीं है, वो बड़ी तफसील गुफ्तगू कर सको। मैं ज़्यादा बातें नहीं मैं करना चाहता। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से इस्तफार किया गया ये, और मैंने बड़ा वादे तौर पर कहा है कि ये कम रैंकिंग पर रखना अदलिया को बदनाम करने की बात है। जितना यह ह्यूमन राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे यहाँ हमारी अदालतें काम कर रही हैं। जस्टिस साकिब निसार हीरो ऑफ द नेशन, 1,10,000 किए थे हम बंदों के मसाइल, और लोग ये सियासतदानों के अलावा इनको क्या पता है। आगे देखें आप कितने के लोग हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में अवामी मसाइल में सियासतदानों ने काम किया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो मैं मुंतज़िर हूँ वर्ल्ड जस्टिस, और ये चैलेंज इस हवाले से आए बताएं, बच्चे से मिलाकर आप वो बैठकर आप वो चीज़ें करें, तो वो नहीं बातें चलनी यहाँ पर, वो नहीं चल सकता। और उनको सर्टिफिकेट दे देना, वो बच्चे उनको क्या पता है पाकिस्तानी। आप बताएं केसेस के बारे में बात करें, हो सकता थोड़ा बहुत हो। जैसे मैंने नैब के बारे में, कन्विक्शन रेट 68.8% है, पुलिस में है थोड़ा बहुत मसाइल। अगर आप एग्जेक्टिव ठीक करें तो ये शायद अदालतों पर इतना बोझ भी ना है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।